हेलो बच्चों। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लास्ट वीडियो में हमने कॉस्ट शीट, मटेरियल और लेबर के बारे में पढ़ा था। अब हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग पढ़ने से पहले इससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, ताकि आप इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजीली कर सको। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को मैं करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसको घुमा के डेफिनेशन लिखी है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के बेस्ड पर। तो द अग्रीमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्टर एंड अ कॉन्ट्रैक्टी यूजुअली फॉर मोर देन 1 ईयर एंड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा अग्रीमेंट जो एक कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में होता है किसी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, स्कूल बनवाने के लिए, हॉस्पिटल बनवाने के लिए, कोई भी काम ऐसा प्रोजेक्ट लिया जाता है जो कॉन्ट्रैक्टर लेता है कॉन्ट्रैक्टी से। खासकर ये वर्क जो होता है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए ही होता है। 1 साल में तो सारी चीज़ें नहीं बन पाती, तो यूजुअली ये मोर देन 1 ईयर होता है। अब यहाँ पे 2 टर्म्स आए, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? द पर्सन हु टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट एट गिवन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। यानी किसी गिवन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर जब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से प्रोजेक्ट लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर यानी यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो बिल्डर होता है, जो आपका काम कर रहा है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क करता है वो कॉन्ट्रैक्टर है। और जिसने उसको पैसे दिए काम करने के लिए वो कौन है? कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्टी कौन हुआ? द पर्सन हु गिव्स द एंटायर प्रोजेक्ट टू कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा प्रोजेक्ट देता है। उसके बाद हमारा आता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब होता है द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी से काम करना के लिए राजी हुए एक दूसरे से, उस प्राइस को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं। ये हमेशा एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है। जैसे कि सपोज स्कूल बनवाने के लिए उसने बोला अभी 10 करोड़ रुपए लगेंगे, तो 10 करोड़ क्या हो गया उसका? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। उसके बाद आता हमारा कैश रिसीव्ड इन एडवांस, यानी द पेमेंट मेड इन एडवांस, एडवांस बाय कॉन्ट्रैक्टी टू कॉन्ट्रैक्टर। जब कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को कुछ कैश एडवांस में दे दे, सपोज 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसने बोला भाई 1 करोड़ अभी ले लो एडवांस में, और बाकी जब जैसे जैसे काम खत्म होता जाएगा आप पैसे देते जाना। तो ये एब्रीविएशंस है। इसके अलावा और भी एब्रीविएशंस हैं, उनको पढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब अगले एब्रीविएशंस हैं वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट वर्क इन प्रोग्रेस के पार्ट है, यानी दोनों ही किसके पार्ट है? वर्क इन प्रोग्रेस के, लेकिन दोनों को अलग अलग रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं वर्क सर्टिफाइड की। द वर्क अप्रूव्ड और सर्टिफाइड बाय द एक्सपर्ट कॉल्ड सर्वेयर और आर्किटेक्ट। और वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है? द वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड बाय द एक्सपर्ट्स। इसको अब समझ लेते हैं। जब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर किसी कॉन्ट्रैक्टर से एडवांस मनी लेता है, सपोज अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि 10 करोड़ का एंटायर प्रोजेक्ट था और उसमें से उसने 1 करोड़ रुपए जो है एडवांस ले लिया। उसके बाद उसने कहा कि भैया भाई अब 6 महीने हो गए हैं काम को, अब हमें और पैसे चाहिए। अब आपका काम हमने लगभग 50% कर लिया है और हमें और पैसे चाहिए, हमें 4 करोड़ रुपए और दे दो। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है कॉन्ट्रैक्टी से 4 करोड़ रुपए और लेने के लिए आया। उसने कहा कि मैंने 50% काम कंप्लीट कर लिया है, यानी मुझे 4 करोड़ रुपए और चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुमने काम 50% कर लिया है। तो उसके लिए एक मिडिलमैन होता है, एक थर्ड पार्टी होती है, जिसको हम सर्वेयर या आर्किटेक्ट कहते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, जो उनको बनाने में उनकी हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। तो वो साइट पे जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि कितना काम कंप्लीट हुआ है और कितना काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो वहाँ पे जाकर अगर उन्होंने देखा भी हाँ 50% काम कंप्लीट हो गया है, तो उसे बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। लेकिन उन्होंने देखा कि काम 50% नहीं, काम तो अभी 40% ही कंप्लीट हुआ है उसके अकॉर्डिंग,
आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वर्क सर्टिफाइड कितना हो जाएगा 40%, और यहाँ पर वर्क अनसर्टिफाइड कितना हो जाएगा 10%, यानी द वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड बाय द एक्सपर्ट। कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है हमने तो कर लिया है पूरा, लेकिन उसने बोला नहीं ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएंगे, उसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे। हाँ जी, तो जो भी टर्म्स मैंने आपको समझाई थी उन टर्म्स से रिलेटेड ही अब हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक फॉर्मेट, और उसको पढ़ लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दो साइड है, जैसे आप अकाउंट्स में करते हो डेबिट साइड है क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर जैसे कॉस्ट शीट में हम खर्चे करते थे ना, मटेरियल का, लेबर का, अदर ओवरहेड्स का, ऐसे ही डेबिट करेंगे सारे खर्चों को और क्रेडिट करेंगे जो भी आपकी इनकम है या वर्क इन प्रोग्रेस है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डेबिट करना है टू मटेरियल्स, यानी कोई भी मटेरियल का जो खर्चा है वो हमें डेबिट साइड लिखना है। वो मटेरियल आपने चाहे स्टोर से लेके आए हो, वो किसी सप्लायर से लिया है, या फिर किसी और साइड से वो मटेरियल आया है। जैसे कि आप कई बार होता है कि एक साथ कई प्रोजेक्ट ले लेते हो, आपका एक जगह स्कूल बन रहा है, दूसरी जगह हॉस्पिटल बन रहा है। तो अगर स्कूल में आपको लगता है कि मटेरियल कम पड़ गया है तो आपने हॉस्पिटल से मटेरियल मंगा लिया। उसके बाद लेबर खर्चा, टू लेबर या फिर टू डायरेक्ट वेजेस। देन डेप्रिसिएशन भी लगता है प्लांट मशीनरी पर, वो भी इधर आ जाएगा डेबिट साइड। और उसके बाद कोई अदर ओवरहेड्स हैं तो वो भी। उसके बाद क्रेडिट साइड अगर हम आए तो बाय मटेरियल्स एट साइड, साल के एंड में जब आपके पास मटेरियल बचा है वो बाय मटेरियल रिटर्न, अगर आपके जो मटेरियल है वो रिटर्न हो जाते हैं स्टोर से, सप्लायर से, वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। मटेरियल लॉस्ट भी आप क्रेडिट साइड लिखोगे, क्योंकि अगर कोई मटेरियल खो जाता है उसको आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से बेयर नहीं कर सकते, वो आपकी वजह से हुआ है। उसके बाद हमारा जैसे भी पहले डिस्कस किया था बाय वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि दो कॉन्सेप्ट इसके अंदर, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे होता है और वर्क अनसर्टिफाइड कॉस्ट के बेसिस पे होता है। तो इनकी वैल्यूज को यहाँ पर लिखकर हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें ध्यान रखना, लेकिन इनसे क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है वो प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट पर बनता है जो जिसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है, लेकिन हम तो हमारे जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 साल का होता है। अब 1 साल तक आपने जितना काम खत्म कर लिया तो आपको अभी पता नहीं है कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कि मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। भाई कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी से कुछ कम अमाउंट तो ले लिया प्रोजेक्ट का, तो आगे जाके मुझे क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं। तो 1 साल तक आपका जितना काम हो गया उस काम के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि मेरा इतना प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट को हम कहते हैं नोशनल प्रॉफिट। अगर ये वाली साइड ज्यादा है ये वाली साइड कम, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसे हम कहेंगे टू नोशनल प्रॉफिट। नेशनल प्रॉफिट नहीं, नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट दरअसल एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट की तरह ही होता है। फिर नोशनल प्रॉफिट को हम आगे ब्रॉड डाउन करते हैं और उस नोशनल प्रॉफिट को 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, और दूसरा भाग रिजर्व में या वर्क इन प्रोग्रेस जो कि बैलेंस शीट फिगर होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के कुछ रूल्स होते हैं कि कितना नोशनल प्रॉफिट का हिस्सा हमें P&L में डालना है और कितना रिजर्व में डालना है, रूल्स होते हैं। हाँ जी, तो आपका सपोज नोशनल प्रॉफिट हुआ 60,000 का, 60,000 का नोशनल प्रॉफिट हुआ, और आपको 60,000 में से आपने 40,000 डाला P&L में और बाकी 20,000 डाले रिजर्व में, लेकिन ये अपने मर्जी से नहीं डाल सकते, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो कितना अमाउंट कहाँ कितना डालना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक फॉर्मेट आप देखें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, उसके हिसाब से हमने फॉर्मेट बनाया है। सारे के सारे खर्चों को डेबिट किया है और यहाँ पे ये फॉर्मेट आता है। अब हम बात करते हैं रूल्स की। अब आगे बात करते हैं कि जो भी आपको नोशनल प्रॉफिट होता है उसका कितना पार्ट आपको रिजर्व में डालना है और कितना P&L के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, रूल्स रिगार्डिंग प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अगर लॉस होता है तो एंटायर लॉस शुड बी ट्रांसफर टू P&L, लेकिन अगर प्रॉफिट हो तो उसके लिए ये रूल्स हैं, उन रूल्स को ध्यान से समझ लेते हैं। मैंने बताया जैसे कि कोई भी आर्किटेक्ट वो सर्टिफाई करता है कि वर्क कितना हुआ है,
काम कितना हुआ है, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे निकालते हैं। और कितना अमाउंट हमें क्रेडिट P&L में डालना है वो यहाँ पर आप देखिए राइट साइड। तो अगर वर्क सर्टिफाइड आपका 25% से कम हुआ, अगर सर्वेयर ने या आर्किटेक्ट ने बोला भाई जो काम हुआ है वो तो 25% से कम हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा नॉशनल प्रॉफिट जो रिजर्व में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको समझेंगे। लेकिन अगर वर्क सर्टिफाइड 25% यानी 1/4 फ्रैक्शन अगर देखें 25% और मोर बट लेस देन 50%, अगर आपका काम वर्क सर्टिफाइड 25% से ज्यादा लेकिन 50% से कम होता है, तो उसका फॉर्मूला देखे क्या होता है। तो जो भी आपका नॉशनल प्रॉफिट है उसका 1/3 कर दो, नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय रेशियो कैश रिसीव्ड की और वर्क सर्टिफाइड की, यानी कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो इससे जो भी आपका अमाउंट आएगा उसको आप P&L अकाउंट में डालेंगे और बाकी जो बैलेंस बचेगा उसे वर्क इन प्रोग्रेस के रिजर्व में डाल देंगे। लेकिन अगर आपका काम 50% या ज़्यादा होता है लेकिन 90% से कम होता है, वर्क डन इज 50% एंड मोर बट लेस देन 90, तो उसका फॉर्मूला सेम होगा, बस 1/3 की जगह पे 2/3 लिखना है। ओके, अब हम आगे आते हैं। लेकिन अब आपका काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 90% और मोर ऑलमोस्ट कंप्लीट, यानी नियर कंप्लीशन आपका काम हो चुका है। तो अब नॉशनल प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, आपको पता लगने वाला है कि मुझे प्रॉफिट हो गया लॉस। तो क्या करेंगे, जो भी आपका एस्टिमेट प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैश रिसीव और डिवाइड कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। कभी कभी आपको एस्टिमेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो बहुत ईजी है, कॉमन सेंस लगाना है। तो जो भी आपका एस्टिमेट प्रॉफिट है उसको निकालोगे आप कैसे, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है माइनस कर दोगे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट से। क्या आपने कितना अंदाजा लगाया था खर्चा कितना हो सकता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोला भाई 10 करोड़ का और आपका वही खर्चा हो गया एस्टिमेशन में सपोज 8 करोड़ का या 8.5 करोड़ का, तो जो बैलेंस होगा वो आपका क्या होगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो चलिए अब इसका एक क्वेश्चन उठाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन उठाते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की वैल्यू गिवन है 6 लाख, वेजेस की वैल्यू गिवन है, जनरल एक्सपेंस गिवन है, रॉ मटेरियल्स, प्लांट, और आगे बोला है एज ऑन डेट कैश रिसीव्ड वाज 2,40,000। इसने बोला जो कैश रिसीव किया था एडवांस में जो है 2,40,000 बीइंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। इसको समझना बहुत जरूरी है, अभी करते हैं। आगे बोला है द वैल्यू ऑफ मटेरियल्स रिमेनिंग एट द साइट वाज 10,000, ये क्रेडिट साइड जाएगा। डेप्रिसिएशन लगा है 10% का। प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो सबसे पहले बाकी खर्चों को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डालने से पहले हमें कैश रिसीव्ड वाला कॉन्सेप्ट देखना है। वर्किंग नोट हम पहले कर लेते हैं। इसने बोला एज ऑन डेट कैश रिसीव्ड वाज 2,40,000। तो कैश रिसीव्ड को सपोज मैंने बोला CR का मतलब क्या होता है, कैश रिसीव्ड। तो कैश रिसीव्ड इसने बोला है 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव्ड जो है वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश रिसीव किया है 2,40,000, 2,40,000 कैश रिसीव किया है और 80% यानी 80/100 मल्टीप्लाइड WC यानी वर्क सर्टिफाइड। तो यहाँ पर आप देखोगे जो वर्क सर्टिफाइड की जो वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी, 2,40,000 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, यानी ये आ जाएगा आपका, और इसको 80 से कर देना है डिवाइड। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, इसको सॉल्व करते हैं। 80 से डिवाइड करने पर इसका आंसर आएगा 3 लाख। तो जो वर्क सर्टिफाइड की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3 लाख। और इसी वैल्यू को हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड यानी वर्क इन प्रोग्रेस के हेड पर लिखना है। तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना कि वर्क सर्टिफाइड की जो वैल्यू है वो 3 लाख है। यहाँ पर वर्क अनसर्टिफाइड के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो अगर कुछ भी नहीं कहा गया तो उसकी वैल्यूज को हम नहीं लिखेंगे।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सिंपल तरीके से बनाते हैं, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करना। तो यहाँ पर बस डेबिट साइड सबसे पहले खर्चे लिख लेते हैं जी। तो एक एक करके क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन है उसको डालते जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। सबसे पहले इसमें गिवन है टू वेजेस गिवन है 1,64,000 की, तो वेजेस डाल देते हैं। वेजेस जो है 1,64,000, 1,64,000। उसके बाद है टू जनरल एक्सपेंसेस, तो जो फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम डालते जाएंगे। जनरल एक्सपेंस है 8600 के जनरल एक्सपेंसेस हैं। रॉ मटेरियल या टू मटेरियल लिख सकते हैं। टू मटेरियल, ये बेसिक खर्चे हैं जो कॉस्ट शीट में भी होते थे ना, मटेरियल, वेजेस, जनरल एक्सपेंस, उन्हीं को हम डेबिट साइड डाल रहे हैं। तो मटेरियल खर्चा जो है वो है 1,20,000, 1,20,000 का आपका मटेरियल खर्चा है। उसके बाद प्लांट की वैल्यू गिवन है 20,000, तो यहाँ पे अगर आप प्लांट की वैल्यू डाल रहे हो तो इसकी रिटन डाउन वैल्यू यहाँ डालनी पड़ेगी, या सीधा आप डेप्रिसिएशन डाल दो। उसमें लिखा है कि प्लांट पर जो डेप्रिसिएशन है वो 10% है, यानी टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट जो कि है 10%, किसका, 10% ऑफ 20,000। तो 20,000 का जो 10% होता है वो कितना होता है, 2,000। तो ये हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू डाली। उसके बाद कोई और फर्दर एक्सपेंस नहीं है। इसके बाद मटेरियल की वैल्यू, उसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ मटेरियल्स रिमेनिंग एट साइट। स्क्रीन पे क्वेश्चन एक बार दोबारा देखें, इसमें लिखा है मटेरियल की जो वैल्यू है जो साइट पे गिवन है, यहाँ लिखेंगे बाय मटेरियल एट साइट, बाय मटेरियल एट साइट, जो कि है 10,000। उसके बाद और कुछ नहीं। उसके बाद बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में दो चीजें मैंने आपको बताई थी, पहला था वर्क सर्टिफाइड और दूसरा था वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू हमने निकाली थी 3 लाख, और वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद हमें देखना है कि इसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपको देखो क्रेडिट साइड का टोटल 3,10,000 और इसका टोटल माइनस कर लेते हैं और देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है। तो 3,10,000 में से डेबिट की जो वैल्यूज हैं वो सारी माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15,400। तो 15,400 जो होगा यही होगा हमारा नॉशनल प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर 15,400। यहाँ पे इसको हमने बंद कर दिया। तो उसका टोटल जो है 3,10,000 आ गया, और यहाँ पर इसका टोटल कर देंगे 3,10,000। उसके बाद हमें क्या करना है, इस नॉशनल प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन इधर करेंगे बाय नॉशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो कि था 15,400 का। उसके बाद यहाँ पर इसको P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड हमें ट्रांसफर करना है, और कुछ अमाउंट जो है हमें वर्क इन प्रोग्रेस या रिजर्व का जो बैलेंसिंग फिगर इसकी आएगी वो यहाँ पर हमें लिखनी है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्वेश्चन पूरा सॉल्व। तो करते हैं इसको आगे सॉल्व। अब मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का इस्तेमाल कैसे करना है, और जो आपका रूल्स है उस रूल्स को भी हम वापस देखेंगे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारा, इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 6 लाख का, और जो वर्क सर्टिफाइड है वो है 3 लाख का। तो हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जिसका फॉर्मूला क्या था, वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट और डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस।
तो वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट जो है वो है 3 लाख का और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख का। इनटू में 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 50%। तो 50% जो है वो है हमारा वर्क सर्टिफाइड। तो 50% जो है वर्क सर्टिफाइड हुआ है, तो उसमें कौन सा रूल लगेगा? 2/3 जो कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी जो हमने अभी रूल सीखे थे। तो यहाँ पे क्या अमाउंट लिखें? तो इसको यहीं पे मैं बीच में समझा रहा हूँ, आप देखें कि वो किस तरीके से ट्रांसफर होगा। तो 15,400 जो कि वर्क जो कि नॉशनल प्रॉफिट है, उसका 2/3 पोर्शन 2/3 और हमें मल्टीप्लाई करना है कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड से। किससे? कैश रिसीव्ड जो कि है 2,40,000 और डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड जो कि है 3 लाख। तो अगर आप इसको देखो तो ये 80% ही वैल्यू आएगी, यानी इसको 80/100 लिख सकते हैं, यानी 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक बार वो रूल्स आप याद रखो, नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। लेकिन कैश रिसीव्ड कितना था? 2,40,000 और वर्क सर्टिफाइड कितना है? 3 लाख। तो 2,40,000 3 लाख का होता है 80%, 80%। तो 80% हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये 15,400 का कितना पार्ट जाएगा क्रेडिट P&L अकाउंट में, तो इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 15,400 मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 80 और इसको डिवाइड कर देना है 300 से। तो 8213, तो यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 8213.333। हम 8213 लिख देते हैं और इसी अमाउंट को माइनस कर देते हैं 15,400 में से। तो यह आया 7,187 यानी 7,187। तो ऑब्वियसली इसका जो टोटल होगा वो 15,400 ही होगा। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लिख ली। तो ये ही रूल अगर आप याद रखो तो बेटर है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो 50% के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2/3 वाला अमाउंट जो है ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये था हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में अगर आप बीकॉम में हो तो सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिटेल में पूछते नहीं हैं। अगर आप बीकॉम ऑनर्स में हो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव नेचर के क्वेश्चन आते हैं। तो लेकिन ये जो फॉर्मेट अभी आपको समझाया गया है और जिस तरह से रूल समझाए गए हैं वो हर क्वेश्चन में आपको हेल्पफुल होंगे। तो आप देखें इस क्वेश्चन को और करें। अब हम करते हैं अगले टॉपिक को। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाद एक नया चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि आपको बैलेंस करना है, यानी कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहले तो आपको डिफरेंस जानना है क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो भी हम कॉस्ट पुट करते हैं या डालते हैं वो सब प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए होती है, यानी वो एस्टिमेटेड होती है। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी चीज़ें जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो एक्चुअल बेसिस पे होती है। जैसे कि आप BRS पढ़ते थे उसी तरह का ये टॉपिक है। तो रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो कॉस्ट के अंदर जो भी कॉस्ट होती है वो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के लिए होती है। तो इसलिए इसमें जो खर्चे हुए ही नहीं उनको भी डाल दिया जाता है। प्री डिटरमाइंड होते हैं, ये एस्टिमेटेड होते हैं। तो एस्टिमेटेड का मतलब वो एक्चुअल नहीं होते। तो इसका मतलब अगर आपने कोई कॉस्ट या कोई ओवरहेड ज़्यादा दिखाया हुआ है जो एक्चुअल में नहीं हुआ था तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल अकाउंट से रिकंसिलिएट करना पड़ेगा। उसका भी फॉर्मेट मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद हम फाइनेंशियल की अगर बात करें तो फाइनेंशियल का जो प्रॉफिट होगा वो एक्चुअल होगा। बहुत सारी चीज़ें जो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम डालते हैं वो कभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आती, यानी कॉमन चीज़ें होती हैं कुछ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कॉमन नहीं है। जैसे कि सपोज डिविडेंड रिसीव फाइनेंशियल में आएगा लेकिन कॉस्ट में वो चीज़ें नहीं आती। टैक्स की पेमेंट वो कभी कॉस्ट में नहीं आती। तो कुछ चीज़ें जो फाइनेंशियल अकाउंट में आती है वो कॉस्ट में नहीं आती।
तो हमें क्या करना होगा, उनको 1 बाय 1 कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो बात करते हैं प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें कंपेयर करना है प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉस्ट शीट में प्रॉफिट निकलता है, क्या वो एक्चुअल होता है? नहीं, वो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट के आधार पर होता है, उनके बेसिस पर होता है, तो वो भी प्रॉफिट एस्टिमेटेड ही होता है। तो लेकिन जो फाइनेंशियल के अंदर जो P&L अकाउंट बनाया जाता है उसके अंदर भी प्रॉफिट होता है। तो हमें बस क्या करना है, ये देखना है कि प्रॉफिट कहाँ पर कम या ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए हमें एक रिकंसिलिएशन का एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, उस फॉर्मेट को आप समझें। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के फॉर्मेट पर। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप देखोगे लेफ्ट साइड पर्टिकुलर्स हैं और राइट साइड 2 कॉलम्स हैं प्लस और माइनस के। जैसे आप BRS में करते थे, कैश बुक और पासबुक के क्वेश्चंस करते थे, उसी तरीके से आपको चलना है। तो आपको यहाँ पर बात किसकी माननी है? बात माननी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, क्योंकि वो एक्चुअल बेसिस पर काम करती है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग एस्टिमेशन पर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के लिए काम करती है, तो इसलिए उसमें गलतियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट, और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आपको गिवन होगा। वो तो आपको बस कंपेयर करना है कि एक्चुअल में वही आंसर आपका आ रहा है या नहीं। तो नेट प्रॉफिट लिखो या प्रॉफिट लिख देते हैं। सबसे पहले आपको गिवन होगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट, तो ये प्रॉफिट आप प्लस साइड ये अमाउंट डालेंगे। उसके बाद हम 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं इन चीजों की। फिर होता है ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड। अंडर एब्जॉर्ब्ड बोलो या अंडर रिकवर्ड बोलो, बात एक ही है। ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट में आपने अपने खर्चों को, अपने एस्टिमेटेड खर्चों को कम दिखाया हुआ है। अगर आपने अपना खर्चा ही कम दिखाया हुआ है तो उसका मतलब आपने अपना प्रॉफिट भी ज्यादा दिखा रखा है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहती है कि आपने अपना प्रॉफिट को ज्यादा दिखाया हुआ है। अगर आपने अपने प्रॉफिट ज्यादा दिखाया हुआ है तो उसको कम कर दो। अगर प्रॉफिट कम करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको कम करने के लिए ये वाला अमाउंट आपको माइनस साइड में लिखना पड़ेगा। हाँ जी, उसके बाद हम बात करते हैं अगर खर्चे अंडर एब्जॉर्ब होते हैं तो खर्चे ओवर एब्जॉर्ब भी होते हैं। तो ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब या ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट। अगर आपने कॉस्ट शीट में खर्चों को ज्यादा दिखा रखा है, जितना नहीं होना चाहिए था, अगर आप खर्चे ज्यादा दिखाते हैं तो प्रॉफिट पर क्या असर पड़ता है? इसका मतलब आपने अपना प्रॉफिट कम दिखाया हुआ है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले बोलेंगे भाई आपने अपना प्रॉफिट कम दिखाया हुआ है, इसको बढ़ा दो। बढ़ाएंगे तो उसको प्लस साइड लिख देंगे। और उसके बाद अगर ओवरहेड्स की बात आती है तो इनकम की बात आती है। तो यहाँ पे लिखते हैं इनकम अंडर एब्जॉर्ब नहीं लिखेंगे, इनकम लिखेंगे अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट शीट। अगर कॉस्ट शीट में जैसे कि कई बार होता है ना, आप सेल कर देते हो उससे आपको इनकम हो जाती है, तो इनकम अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट शीट। तो अगर आपने कॉस्ट शीट में ही अपने इनकम को कम दिखाया हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि आपने अपने प्रॉफिट को ही कम दिखाया हुआ है। अगर आप इनकम कम दिखाएंगे इसका मतलब आपने अपने प्रॉफिट को कम दिखाया हुआ है, तो उसका मतलब वो प्लस साइड लिख दो, अपोजिट हो जाएगा। यानी ओवरहेड अगर अंडर एब्जॉर्ब है तो माइनस, अगर इनकम अंडर वैल्यू है तो वो प्लस। इन द सेम सेंस अगर ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब है तो वो प्लस, और इनकम अगर ओवर वैल्यू है, इनकम ज्यादा दिखा दी तो वो जाएगा माइनस साइड, क्योंकि आपने अपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखाया हुआ है, उसको प्लस कर देते हैं। कभी कभी कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं होते, तो यहां पर हम बात करते हैं ओवरहेड्स नॉट शोन इन कॉस्ट शीट। ओवरहेड्स नॉट शोन इन कॉस्ट शीट। अगर आपने खर्चे कॉस्ट शीट में नहीं दिखाए हुए, अगर आपके
खर्चे ही नहीं है तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाया गया है, आपने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है। अगर आपने प्रॉफिट ही बढ़ाया हुआ है उसका मतलब आपको उसे कम करना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस साइड। फिर आता है हमारा इनकम नॉट शोन इन कॉस्ट शीट, लेकिन ये फाइनेंशियल में हो सकती है। इनकम नॉट शोन इन कॉस्ट शीट, अगर आपने इनकम ही नहीं दिखाई हुई कॉस्ट शीट में, इसका मतलब आपने प्रॉफिट को कम दिखाया हुआ है, तो वो प्लस साइड जाएगा। उसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये आपका जाएगा। अच्छा, इनका टोटल हमें जरूर करना है। इसका जब आप टोटल करते हैं इसकी टोटल वैल्यू आपको लिखनी है यहां पर, और बैलेंसिंग फिगर आपकी होगी फाइनेंशियल अकाउंट की, जो कि आपको माइनस में लिखना है। तो ये हो गया रिकंसिलिएट, सारी के सारी वैल्यू जो है आपकी रिकंसिलिएट हो जाती है। तो ये है आपका फॉर्मेट। तो इसी का एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको प्रॉफिट गिवन है एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, फैक्ट्री के ओवरहेड्स गिवन है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स गिवन है, और बहुत सारी चीज़ें गिवन है। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को भी देखते रहे साथ साथ। तो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड, यानी प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट। तो जो प्रॉफिट है आपका एज पर कॉस्ट शीट क्वेश्चन में गिवन है 5000। तो अभी फॉर्मेट अकॉर्डिंग क्या बताया था कि इसको प्लस साइड लिखना है, जो भी प्रॉफिट आपका एज पर कॉस्ट शीट होगा। फिर इसने बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग, फैक्ट्री के खर्चे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड, अंडर रिकवर्ड बोलो या अंडर एब्जॉर्ब बोलो एक ही बात है, अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट, यानी ये वो खर्चा है जो आपने कॉस्ट में कम दिखाया हुआ है। अगर आपने अपना खर्चा कॉस्ट में कम दिखाया हुआ है, इसका मतलब आपने क्या किया हुआ है, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाया हुआ है। अगर आपने अपने प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाया हुआ है तो उसको कम करना पड़ेगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 3000, और इसको आप लिखोगे माइनस साइड, यहाँ पे आपने इसको माइनस साइड लिखा। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग, यानी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड यानी ओवर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्टिंग। अगर आपने अपने खर्चों को ज्यादा दिखाया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग में, उसका मतलब आपने अपना प्रॉफिट कम शो किया हुआ है। अगर प्रॉफिट कम शो किया हुआ है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो प्लस साइड आप डालोगे 2000 को आपने प्लस साइड डाला। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक, फाइनेंशियल बुक में ये शो किया हुआ है, तो इसका मतलब ये किस में शो नहीं हुआ, ये कॉस्ट में शो नहीं हुआ, नॉट शोन इन कॉस्ट। तो अगर आपका बैंक इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिटेड है, तो इसका मतलब ये आपने क्या दिखाया हुआ है, आपने अपनी इनकम को दिखाया हुआ है, यानी इनकम नॉट शोन इन कॉस्ट। तो इसका मतलब आपने इनकम नहीं दिखाई, तो आपने अपने प्रॉफिट पर क्या असर किया, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बैंक इंटरेस्ट है वो है 500 का, यहाँ पे हम शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं और एक्सपेंसेस की। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है लेकिन कॉस्ट में नहीं है। प्रीलिमिनरी
expenses in financial accounting written off in financial books, इसका मतलब नॉट शोन इन कॉस्ट, यानी ये ऐसा खर्चा है जो कॉस्ट में नहीं दिखाया हुआ। अगर ये खर्चा आपका कॉस्ट में नहीं दिखाया हुआ, इसका मतलब आपने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है, तो ये माइनस साइड जाएगा, जिसकी वैल्यू गिवन है 6500। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है। अगर आप देखो ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड लिखते हैं और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक को समझो कि ये आपके एक्सपेंस है और क्लोजिंग स्टॉक को समझो कि आपकी इनकम है। तो अब यहां पर इन्हें कंपेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन में गिवन है कि ओपनिंग स्टॉक एज पर कॉस्ट बुक जो कि गिवन है 5000 और एज पर फाइनेंशियल बुक वो है 4000, डिफरेंस आ रहा है। तो यहां पर कैसे कंपेयर करेंगे इसको देख लेते हैं। इसने बोला है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो है कॉस्ट में 5000 है, फाइनेंशियल में 4000 है। इसका मतलब क्या है, आपने खर्च कॉस्ट बुक में ज्यादा शो किया हुआ है, यानी एक्चुअल जो था 4000 था, यानी इसको क्या आप लिखेंगे हम ओवर एब्जॉर्ब या ओवर रिकवर्ड। यहाँ पे डिफरेंस जो लिख देंगे 5000 माइनस 4000। कोई भी खर्चा अगर आपको ओवर एब्जॉर्ब होता है तो उसको हम प्लस साइड लिखेंगे, जो कि आएगा 1000। उसके बाद हमारा आता है क्लोजिंग स्टॉक। जैसे मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक को आप इनकम प्रेफर करें, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है कॉस्ट बुक में है 12000 और फाइनेंशियल बुक में है 10000। उसका मतलब हमने कॉस्ट में ज्यादा शो किया हुआ है, यानी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड जो कि है 2000, यानी 12000 माइनस 10000, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 2000 की, जो कि जाएगी माइनस साइड। अब यहां पर हमें करना है इनका टोटल, और टोटल करने के बाद हमारी बैलेंसिंग फिगर जो आएगी प्रॉफिट आ जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, यानी प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स या फाइनेंशियल अकाउंट, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी जो कि माइनस साइड जाएगी। तो सबसे पहले तो हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करा हमने 5000 प्लस 2000 प्लस 500 और प्लस 1000, तो टोटल हमारा आना चाहिए 8500 का। तो 8500 का टोटल आना चाहिए, उसमें से माइनस कर देंगे सारे वैल्यू, 3000 माइनस 6500 और माइनस 2000। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आ रही माइनस में, माइनस 3000। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं, क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो माइनस मींस यू हैव लॉस। तो ये था हमारा रिकंसिलिएशन का एक क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज में 5 टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें पहला था कॉस्ट शीट, फिर मटेरियल, फिर लेबर, फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और लास्ट में है रिकंसिलिएशन। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए जसमीत क्लासेस। ओके।